5 बहुओं ने सूखे कुएं को बनाया हरा भरा। सहारनपुर गांव में तेज गर्मी पड़ रही है। सूरज आग बरसा रहा है, जमीन फट चुकी है, खेतों में दरारें पड़ गई हैं। दरअसल गांव का इकलौता कुआं आधा सूख चुका है, जिस वजह से पूरे गांव में हाहाकार मचा है। 5 बहू सो रही होती है, सास सरला उन्हें जगा देती है। अरे रितिका, सलोनी, मीनू, काशी, सुहानी, अरे बहू जल्दी उठ जाओ, सुबह के 4 बज रहे। कुएं तक नहीं पहुंची तो आज भी कम पानी मिलेगा। हे भगवान, इस पानी की समस्या को आप खत्म कर दो, वरना ऐसे ही ना नींद पूरी होगी ना चैन आएगा। पर ऐसे ही 4 बजे उठकर पानी लेने जाना पड़ेगा। डायलॉग मार लिया हो तो एक एक मटका पकड़कर निकल लो। 5 बहू नींद से उठकर 4 बजे ही कुएं के पास पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि गांव के 50-60 लोग पहले से ही लाइन में लगे हुए हैं। तब 5 बहू भी लग जाती हैं। अरे मोरी मैया, दीदी मैं अभी देख कर आई हूँ, कुएं में बस जरा सा पानी है, कहीं हमारा नंबर आने तक पानी खत्म ना हो जाए। अरे सुहानी, शुभ शुभ बोलो, पता है ना घर पर कितना काम है, पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं बाकी कामों के लिए भी चाहिए। हाँ दीदी मुझे पता है। धीरे धीरे लोगों को ऐसे पानी निकाल कर अपने अपने घर ले जाते हैं। 5 बहू का मटका भी भर जाता है। तभी एक बुजुर्ग औरत धीरे धीरे मटका लेकर आती है और उसके लिए कुएं से सिर्फ आधी बाल्टी पानी बाहर निकलता है। लगता है इस बार भगवान भी हमसे रूठ गया। देखो तो अम्मा कितना परेशान है। अम्मा परेशान मत हो, मेरे पास एक मटका पानी है, इसे आप ले लो। अरे नहीं बिटिया, मैं तुम्हारा पानी कैसे ले सकती हूँ और ऐसे मुश्किल समय में। अरे आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम अपना देख लेंगे। शुक्रिया बिटिया, तुम बहुत नेक दिल हो। तभी एक औरत रोती है, हे भगवान, अब तो कुएं में इतना पानी भी नहीं है, मेरे घर पर एक बूंद पानी भी नहीं है। क्या मतलब मुझे पानी नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे को बहुत प्यास लगी है। दीदी आप परेशान मत होइए, ये लीजिए हमारे पास पानी है। अरे नहीं नहीं, मैं कहीं और से पानी ले आऊंगी। अरे दीदी आप परेशान मत होइए, कहीं और से पानी लाने में आपको काफी ज्यादा वक्त लगेगा। आपका बच्चा प्यासा है, घर पर आप पानी ले जाइए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। ऐसे ही 2 बहू और बाकियों को पानी देकर मदद कर देती है और 5वीं बहू घर के लिए एक मटका रखती है और 5 बहू घर आ जाती हैं। तभी उनके खाली मटके देखकर सरला, ये क्या है, सुबह 4 बजे की कुएं पर गई हो, 5:30 बजे आ रही हो, तब भी एक मटका पानी लाई हो, बाकी का पानी कहाँ है? हमने बाकी का पानी माँ जी जरूरतमंद लोगों को दे दिया है। पता था मुझे, तुम कर भी क्या सकती हो, लेकिन मुझे तुम 5 पर बहुत गर्व है कि तुम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो। हम जानते थे माँ जी आप हमें डांटेंगी नहीं। अब हमारी चाय का क्या होगा? उसके लिए घर में पानी है या चाय की तलब भी छोड़नी पड़ेगी? वैसे तो गर्मी बहुत है, चाय की तलब छोड़नी पड़ेगी। सभी लोग हंस पड़ते हैं। रितिका चाय बना देती है जिसे सब लोग पीते हैं, नमकीन मुरमुरे के साथ। अरे मम्मी का भी आलू के पराठे या ब्रेड रोल बना दिया करो, ये मुरमुरे अच्छे नहीं लगते। हाँ भाभी, बच्चों की तरह मेरा भी मन करता है कि ये सब खाएं। लेकिन तुम 5 को पता है ना घर के हालात क्या है, और गांव में तो पानी की महामारी हो गई है। ना जाने थोड़े दिनों बाद हम सबकी प्यास कैसे बुझेगी। भगवान पर भरोसा रखो माँ, सब ठीक होगा, हम भी कोशिश कर रहे हैं। कैसी कोशिश पापा? कुछ नहीं बेटा, तू अभी छोटी है। चल साकेत, हमें अपने खेत पर भी मेहनत भी करनी है, वहाँ भी फसल को पानी देना है। हाँ भैया। ठीक है माँ, तो मैं और मोहन भी जा रहे हैं। नारायण काका के खेत में लेट पहुँचे तो गुस्सा करेंगे। मैं भी दूध बेचने जा रहा हूँ। एक एक करके 5 भाई अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। वहीं हर जगह पानी की बुरी स्थिति थी। 2 बड़े भाई अपने ही खेत में काम करते थे। किसी के हैंडपंप ट्यूबवेल से पानी लाकर खेत में डाल देते हैं, वहीं दोनों भाई भी वहीं करते हैं। भैया 1-2 हफ्ते पानी नहीं मिला तो सब खत्म हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे मत बोल, कुछ नहीं होगा, वैसे भी हमें पास के हैंडपंप से पानी मिल तो जाता है। लेकिन भैया कोई भरोसा नहीं है, वो कब तक पानी देते थे, देखा नहीं था आज मना कर रहे थे। हाँ ये तो हमने देखा। वहीं बिरजू किसी और तबेले में जाकर जगह जगह साइकिल पर दूध बेचता था, जिससे उनका थोड़ा बहुत घर का खर्चा चल रहा था। 2 दिन बाद बहू का लाया हुआ पानी खत्म हो जाता है। 5 बहू फिर से तपती धूप में कुएं के पास पानी भरने पहुंच जाती हैं। अब कुएं का पानी बहुत कम हो गया था। आते टाइम उन्हें गर्भवती औरत दिखती है जो चक्कर खाकर पेड़ के नीचे बैठ गई थी।
हे भगवान, मेरे बच्चे को ठीक रखना। एक तो गर्मी इतनी है, पर आने जाने की सुविधा का हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। अरे कल्याणी, तू ऐसे गर्भवती समय में अकेले कहाँ जा रही है? घर में से किसी को साथ तो होना चाहिए था। अरे क्या बताऊं, कोई घर में था ही नहीं और बच्चे की जांच करवानी जरूरी थी, इसीलिए अकेले ही चली गई। बस सिर घूम रहा है तो बैठ गई। अरे तो पानी पी ले, इतनी गर्मी में ऐसे तुझे प्यासा नहीं रहना चाहिए। और क्या दीदी, लो पानी पियो। सुहानी पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाती है और थोड़े चेहरे पर भी कुएं का ठंडा पानी डालती है, जिससे उसे बेहतर महसूस होता है। ये देखकर गांव की औरतें, ओहो, मुझे तो समझ नहीं आता, तुम पांचों बहू का खुद के घर में पानी नहीं है फिर भी सबकी मदद करती हो। पानी कैसे लाओगी वापस इतना दूर जाकर? आंटी जी, जान है तो जहान है, प्यास किसी की भी हो, दर्द तो सबका एक जैसा ही होता है ना। तो हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि उन्हें पानी ना दे? देखा कितनी समझदार है मीनू बहू, बल्कि पांचों। तो है। ऐसे ही पांचों बहुएं हर जरूरतमंद इंसान की मदद करती थीं। शाम को पांचों बहू फिर कुएं के पास पहुंचती हैं तो देखती हैं कि गांव वाले आपस में लड़ रहे हैं। अरे ये मेरा पानी दे रही, हिम्मत कैसे हुई लेने की? अरे ऐसे कैसे तू पानी ले सकती है? इससे पहले भी तू 2 बाल्टी ले जा चुकी है, पर तूने मेरा पानी भी गिरा दिया। पता है ना पानी की कीमत क्या है? अच्छा, अब तू सिखाएगी मुझे। दोनों आपस में एक दूसरे को धक्का देती हैं। धक्का देने के बाद इतनी बढ़ जाती है कि बात मारपीट तक आने लगती है। दोनों मारपीट करने लगती हैं। दोनों औरतों को सिर पर चोट आई है। इतने में पांचों बहू बीच में आकर उन्हें अलग करती हैं। अरे पागल हो गए हो क्या आप सब लोग, जो तमाशा देख रहे हो? और आप दोनों भी पानी के पीछे लड़ रही हो, जब पता है पूरे गांव में पानी की कमी आ गई है, फिर भी आप पानी बर्बाद कर रहे हो। अरे पानी ना होने की वजह से कितने लोग परेशान हैं, पशु पक्षी भी परेशान हैं। देखिए, इस वक्त हम सब गांव वालों को एकजुट होना पड़ेगा, एक दूसरे की परेशानी को समझना होगा। सही बोला तूने बहू, काश ये बात ये भी समझे। और क्या, इस वक्त हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आज 2 बूंद पानी है, कल वो भी नहीं हुआ तो फिर से एक दूसरे को मारोगे। यही तो अग्नि परीक्षा है काकी। चलो और एक दूसरे से माफी मांग लो आप दोनों। सॉरी, मेरी तरफ से भी सॉरी। तब गांव वाले उनकी मरहम पट्टी करते हैं। 4 दिन बीतते हैं। गांव वाले पानी की वजह से अब ज्यादा परेशान होने लगते हैं। पानी बिल्कुल सूख चुका था। लोग सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं बल्कि मामूली काम, कपड़े और बर्तन धोने के लिए भी तरस रहे थे। पांचों बहुओं के घर में भी पानी नहीं था। सलोनी चावल का पानी निकाल ही रही होती है कि इतने में 5वीं बहू सुहानी एक बर्तन लाकर रख देती है। अरे ये क्या कर रही हो सुहानी तुम? दीदी आपको तो पता है पानी नहीं है, इस चावल के पानी को बेकार क्यों करना है? इससे बर्तन धुल जाएंगे। अरे वाह, तुमने तो दिमाग लगा लिया। बिल्कुल भी पानी नहीं है, कम पानी से नहाकर भी चिपचिपा लगता है, ऊपर से गर्मी लगती है। अब तो ऐसे ही पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुकेश काका की ट्यूबवेल से पानी लाना पड़ेगा, लेकिन समस्या ये है पीने का पानी आए तो आए कहाँ से? सही में इस पानी ने अच्छा दिमाग खराब कर दिया सबका। अरे दीदी, कितने कपड़े इकट्ठे हो गए, ये भी साफ कपड़े मांग रहे हैं। चलो ट्यूबवेल से पानी लेने चलो। मम्मी, मैं नंदू भैया के साथ बाहर खेलने जा रही हूँ। अरे बेटा, बाहर बहुत धूप है, अभी मत जाओ, बीमार पड़ जाओगे। मैं छाँव में खेलूंगी भैया के साथ। ठीक है, आराम से जाना। तब दोनों बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं और छांव की जगह में धूप में खेलते हैं। वहीं पांचों बहू ट्यूबवेल से पानी ले आती हैं, जिससे वो अपने कपड़े और बाकी का काम से सफाई कर लेती हैं। गर्मी से बुरा हाल था और घर में खाने के लिए भी सामान कम था। तभी नंदू चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है और काफी देर तक होश में नहीं आता। जैसी पड़ोसन कुंती सरला को बताती है, पांचों बहुएं भी भागती हुई पहुंचती हैं। हे भगवान, मेरा बच्चा नंदू, नंदू होश में आओ। अरे कोई पानी तो लाओ थोड़ा। नंदू, नंदू मेरे बच्चे उठ जा। हे भगवान, इसको क्या हो गया? रानी, ये बेहोश कैसे हो गया? मुझे नहीं पता चला चाची, पर भैया बहुत देर से धूप में खेल रहे थे। मैं तो कीर्ति के साथ घर में गुड़िया गुड़िया खेल रही थी, भैया डंडा के साथ खेल रहे थे, तभी बेहोश हुए। बेटा, तूने अपने भैया को मना क्यों नहीं किया? हमें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रितिका अपने बच्चों को नजदीकी डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर चेकअप करके कहता है, देखिए, यह बच्चा डिहाइड्रेशन का शिकार हुआ है। साफ पानी नहीं मिलेगा तो हालत बिगड़ सकती है, और आप तो जानते हैं कि गर्मी कितनी है, तो आपको अपनी खुद भी ज्यादा पानी पीना चाहिए और पिलाना चाहिए। अब पानी आए तो आए कैसे? डॉक्टर साहब, गांव में हर तरफ पानी का अकाल पड़ चुका है। बिना पानी के जमीन बंजर हो गई है, सूख कर धरती फटने लगी है। बाकी काम के लिए भी पानी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। देखिए, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ कि आपके पूरे गांव वालों को पानी पीने की सख्त जरूरत है, वरना हालत ज्यादा गंभीर होने पर मौत भी हो सकती है।
कुछ नहीं तो नमक चीनी का घोल तो जरूर पीजिए। हाँ बहू, डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। इंजेक्शन और दवाई देने के बाद नंदू थोड़ा ठीक होता है। घर वाले उसे घर ले जाते हैं, बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसे नींबू पानी पिलाते हैं। वहीं सूखे कुआं के पास जंगल भी था जहां कुछ जानवर पानी पीने आते हैं। प्यास के कारण जानवर भी धीरे धीरे मरने लगते हैं। गांव वालों के एक बछड़ा और बंदर मिलता है। उसे देखकर गांव वाले बहुत परेशान होते हैं और उन्हें मिट्टी में दबा देते हैं। ये भगवान, कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? अब तो इस कुएं की वजह से ना इस गांव में पक्षियां चहचहाने आती, और अब धीरे धीरे हमारे जंगल के जानवर भी प्यासे मर रहे। अरे कोई क्यों नहीं देखता है? अरे पता नहीं सरकार क्या कर रही है, और मुखिया जी भी नहीं सुन रहे हैं। अरे ऐसे तो गांव में एक एक करके पानी की वजह से मौत होने लगेंगी। सुना है रितिका का लड़का भी बेहोश हो गया था। सिर्फ रितिका का लड़का नहीं, आसपास के बच्चों के भी ना पानी पीने की वजह से हालत खराब है, और आसपास से जो पानी मिल रहा है वो पीने लायक नहीं है। बाकी 3 बहुएं ये बात सुनकर काफी ज्यादा चिंतित हो जाती हैं। वहीं दोनों भाई जो गर्मी में अपने खेत में काम कर रहे थे, उनकी सारी फसल सूख कर मर जाती है। भाई ये क्या हो गया? एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। अरे अच्छा मोए मोए हो गया। अब घर कैसे चलेगा? हमारे पास और पैसे नहीं है और इसे खेत में लगाने के लिए। अब कुछ नहीं हो सकता हमारा। दूसरी तरफ राजू और मोहन जो दूसरों के खेत में काम कर रहे थे, उनकी खेती भी बिना पानी के खराब होने लगती है। घर जाने से पहले वो मालिक से पैसे मांगते हैं। सेठ जी, अगर आज थोड़े से एडवांस पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। सेठ जी, हमारे पास घर चलाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और तनख्वाह भी तो होने वाली है। हाँ, तो जब मेरे घर का पानी खर्चा नहीं चल रहा तो मेरे भी खेत में कुछ नहीं आएगा, तो मैं तुमको कहां से पैसे दे दूं? ये दिक्कत तो शुरू से ही नहीं थी ना, इसीलिए अभी तुम मेरे पास मत आना। मैं तुम्हें और काम के पैसे नहीं दे पाऊंगा। ये लो 100 रुपए। सेठ उन दोनों को 100-200 रुपए देकर काम से निकाल देता है। वहीं बिरजू की नौकरी भी पानी न होने की वजह से छूट गई थी, क्योंकि उसके मालिक की गाय न ठीक से खा रही थी न दूध दे रही थी। घर पर जैसे ही 2 भाई अपने काम न करने की बात बताते हैं तो बाकी 3 भाई भी बोल पड़ते हैं। घर में ये हालात है और वहां काम बंद हो गया है पानी की वजह से। हाँ मीनू, हर जगह त्राही त्राही मचा हुआ है। माँ, हम तो जो इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, हमारी मेहनत भी सूखी पड़ गई, सारी फसल बर्बाद हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत नुकसान हो गया। समझ नहीं आ रहा है कैसे भरपाई होगी। मुझे तो खुद टेंशन हो रही है। भाई साहब, डॉक्टर ने तो बोला सबको पानी पीना चाहिए, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। गांव में रहने जैसा कुछ भी नहीं है, और घर चलाने के लिए कम से कम पैसे तो चाहिए। माँ, मैंने अपने दोस्त महेंद्र से बात की है, उसने 3 जनों के लिए नौकरी रखी है गोदाम में। हर महीने का 5000 रुपए मिलेगा। मैं सोच रहा था बिरजू भैया, राजू भैया और मैं चले जाएं, बाकी दोनों बड़े भैया वहाँ की स्थिति संभाल लें, क्योंकि हम यहाँ रहे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। बात तो सही है, घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे चाहिए। तुम चिंता मत करो, पानी वगैरह का हम देख लेंगे। तुम बाहर काम कर लो, कहीं से तो पैसे घर में आए। ये बहुत अच्छा फैसला किया देवर जी आपने। अगले दिन तीनों देवर गांव से बाहर शहर में काम करने के लिए रवाना हो जाते हैं। गांव में पानी की इतनी कमी होती है कि मीनू बहू रात को अपने मटके के पास सोती है। अरे बहू, ये तू मटका पकड़ कर क्यों सो रही है? पागल है। अरे माँ जी, पता तो है आपको गांव में पानी नहीं है। कल मुझे शरबत पीनी है, मैं अपने पानी का मटका किसी को नहीं दे सकती, इसीलिए पकड़ के सो रही हूँ। ऐसा ना हो मीनू के जितने शिद्दत से मटका पकड़ कर सो रही हो, हाथ कट जाए और सुबह पानी भी ना मिले। हाँ दीदी, तुम सब हंसना बंद करोगे। अब मुझे सोने दो और खुद भी सो जाओ। सब सो जाते हैं। मीनू सुबह उठती है तो अपना मटका आधा खाली पाती है। किसने मेरा पानी चुराया? मुझे पता था तुम लोग चोर हो। हम तेरा पानी क्यों लेंगे? एक मटका और है अंदर अभी। किसी ने तो लिया है, जरूर नंदू के बच्चे ने लिया होगा ना। सच बता नंदू। अरे नहीं चाची, मैंने आपका पानी नहीं पिया। अरे जब किसी ने भी नहीं लिया तो कौन पी गया? तभी सामने वाले पड़ोसन की बकरी मैं करती हुई आती है और मीनू के मटके में मुंह मार देती है। ओहो, तो फिर से यहाँ आकर पानी पी रही है। मैंने तेरा पानी वहाँ पर रखा तो है, मेरी बकरी भी ना। मटके के पास उसके मुंह के निशान दिखाई देते हैं। सब लोग हंसने लगते हैं। मीनू दीदी, इंसानों ने नहीं, बकरी ने आपका पानी पी लिया। यहीं सोते समय पार्टी करके गई है। हे बकरी तेरी तो, मुझे गर्मी की वजह से बाहर सोना ही नहीं चाहिए था।
सब लोग हंसते हैं, अपना काम करने लगते हैं। वहीं पानी की किल्लत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। लोग बीमार पड़ रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी। 5 बहू को जब जानवरों के बारे में पता चलता है तो बहुत बुरा लगता है। वो 5 सूखे कुएं के पास आ गई थी, जहां आसपास की हरियाली भी मुरझा गई थी। बाप रे दीदी, बहुत नुकसान हो रहा है। कुएं से पानी क्या सूखा, यहाँ की जमीन भी खराब हो गई। देखो ना, ये पेड़ पहले कितना चहचहाता था, अब कैसे सूख गया है। वही तो, ये बेल देखो, इसके फूल भी टूट कर गिर गए। पानी नहीं मिलेगा तो पशु पक्षी, हम इंसान क्या, पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह सकते। अब तो मुखिया जी से बात करनी होगी। 5 बहू मुखिया जी के पास जाती हैं। प्रणाम मुखिया जी, मैं सरला जी की बड़ी बहू हूँ। आप तो गांव के पानी की समस्या से अनजान नहीं है, तो कुछ करते क्यों नहीं है। सिर्फ इंसान नहीं, पशु पक्षी और प्रकृति पर भी असर पड़ रहा है। आप सरकार से बात कीजिए। मैं सरकार से क्या बात करूं? ये बात तो जनता को करनी चाहिए। मैं गया था, मेरी सुनवाई नहीं हुई, तुम भी देख लो। ठीक है, मजिस्ट्रेट वहीं मिलेंगे ना, गांव के बाहर के कार्यालय में। 5 बहुएं सरकारी दफ्तर जाती हैं, अपनी शिकायत पेश करती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। बार बार चक्कर कटवाई जाते हैं और फिर गांव की महिलाएं भिखारी लेकर बाहर आकर मोर्चा करती हैं, लेकिन झूठे वादे करके सरकारी लोग टरका देते हैं। बेटा, ये लोग बस हमसे चक्कर कटवाते रहेंगे यहाँ का, और हमारे बच्चे जो बीमार पड़ रहे हैं, घर में पानी नहीं है उसका क्या। यहाँ तक पैदल आते आते गला सूख जाता है, पैर अलग जल जाते हैं। और इस गांव में कुछ नहीं होने वाला, एक दिन सहारनपुर वालों का नाम गायब ही हो जाएगा, सब मर जाएंगे, पर इन सरकारी अधिकारी लोगों को फर्क थोड़ी पड़ेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, अब हमें कुछ करना होगा। देखें तो पानी क्यों नहीं आ रहा है सूखे कुएं में। धूप से परेशान होकर औरतें घर लौट आती हैं और सरला रोटी सब्जी बनाकर खिलाती है। माँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, तेरी तबीयत ठीक नहीं, पूरा पूरा खाना पड़ेगा। तुझे देखकर रानी भी नहीं खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। खा लो भैया। ठीक है। माँ जी, हम सरकारी ऑफिस से आ तो गए थे जल्दी, आपने खाना क्यों बनाया। अरे बेटा, 10-12 रोटी डालने में, सब्जी बनाने में कितना टाइम लगता है। तुम 5 की 5 वैसे ही मेहनत कर रही हो, अब खाना भी तुमसे बनवाऊंगी क्या। मुझे तुम 5 पर गर्व है कि तुम बुरे समय में पूरे गांव वालों के साथ खड़ी हो। शुक्रिया माँ जी। तब 5 बहू सरला के साथ मिलकर खाना खाती हैं। दोस्तों, अगर आपके गांव में पानी की इतनी बड़ी समस्या हो तो आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या 5 बहू की तरह डटकर मुश्किल का सामना करेंगे? खैर, 5 बहू सूखे कुएं में उतरती हैं, जहां लंबी सीढ़ियों से नीचे आना होता है। दीदी, आपको नहीं लगता हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था? आते नहीं तो काशी पता कैसे चलेगा कि कुएं का पानी सूख कैसे गया। लोग तो बोल रहे थे बारिश कम हुई इसलिए पानी नहीं है। ये देखो, कुएं के दरारों से जो छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं वो तक सूख गए हैं। पानी का प्रभाव काफी लंबे समय से यहाँ कम हो गया है। मुझे तो लगता है दीदी, हमें पता करना चाहिए ये पानी आता कहाँ से है कुएं में, और ये बात सिर्फ हमें वही बूढ़ी दादी बता सकती हैं। तो चलो उनके पास। 5 बहू उसी बूढ़ी दादी के पास जाती हैं, जिन्होंने उनकी सुबह 4 बजे पानी देकर मदद की थी। दादी, एक बात तो बताओ, ये कुआं बहुत पुराना है, आप इसके बारे में जानती होंगी, ये पानी कैसे आता है? मीनू की बात सुनकर दादी पुराने संदूक से नक्शा लेकर आती हैं। ये देखो बेटा, मेरी नजरें तो कमजोर है, लेकिन तुम देख लेना, इस कुएं का पानी पास की नदी से आता है, जो कि दूसरे गांव में भी जाता है। कुछ 4-5 किलोमीटर पड़ेगा, तुम्हें जाने का कोई साधन नहीं है। इतनी गर्मी में पैर जल जाएंगे। अब तो दादी जो भी हो, हमें ही पता करना पड़ेगा कि पानी आ क्यों नहीं रहा है। अगर नदी से जुड़ा है तो अभी तो नदी बह रही है, नदी थोड़ी सूखी है। मतलब पानी कहीं रास्ते में रुक रहा है। शुक्रिया दादी, हम चलते हैं। 5 बहू के मन में शक पैदा होती है। आज तो शाम हो गई थी। अगले दिन 5 बहू 12 बजे की चिलचिलाती धूप में उस नदी पर पहुंचने के लिए निकल गई थी। चलते चलते उनको प्यास लगती है, उनकी बोतल का पानी भी खत्म हो जाता है। अरे मोरी मैया, दीदी पैर दर्द हो रहा है, गला अलग सूख रहा है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। डर हैसियत से नहीं, हिम्मत देखता है। तो ड्यू उठाओ, हिम्मत का घूंट लगाओ, क्योंकि डर के आगे जीत है। इस जंगल में पानी तो नसीब नहीं हो रहा, तेरे को माउंटेन ड्यू पीना है। बेटा, शेर आया तो तुझे ये आगे फेंक दूंगी। सॉरी दीदी, सॉरी, गलती से मुंह से निकल गई। अरे तुम लोग चलोगे, अभी नदी पर पहुंचने में 1 घंटा और बाकी है। मैप देखकर 5 बहू नदी पर पहुंचती हैं। ठीक है दीदी, आधा रास्ता तो गायब है। जहाँ पहले नाल, तापमान, झाड़ियाँ और मिट्टी का ढेर पड़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है? दीदी, ये सब देखकर भी अब आपको ऐसा नहीं लग रहा रास्ता खुद से नहीं मिटा, किसी ने बंद किया है, तभी तो हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा। जरूरी है दूसरे गांव वालों की चाल है। देखो ना, इनके पेड़ पौधे तो हरे भरे। चलो मुखिया जी को बुलाते हैं।
कुछ ही देर में पांचों बहू अपने मुखिया को बुलाकर लाती हैं और बंद रास्ता दिखाती हैं। फिर वो सब दूसरे गांव के मुखिया हरिराम के पास जाते हैं। क्यों भैया, तुम्हारे अकेले का गांव है, तुम लोग ही पानी पियोगे, सारा पानी खींच लिया है, हमें जरूरत नहीं है क्या? ये क्या बकवास है, मैं तो तुम लोगों के पास आने ही वाला था, बल्कि तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो और खुद शिकायत करने चले आए। अरे हमारे किसान कितना परेशान है, ये तो देख लो। इतना अनजान मत बनो, चोरी तुमने की है, हमारा कुआं पूरा सूख गया है, 1.5-2 महीने से पानी के लिए सब तरस रहे हैं। हमें कुछ नहीं किया, हमारे किसान खुद परेशान है, चाहे तो देख लो। दोनों मुखिया लड़ाई करने लगते हैं। तभी सुहानी एक मटका लाकर फोड़ देती है, जिससे वो दोनों शांत हो जाते हैं। बताओ, आप दोनों इतने बड़े हैं, बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। वही तो सोचने वाली बात है, अगर पानी आपके गांव में भी नहीं पहुंच रहा तो पानी जा कहाँ रहा है, और ऐसा किसने किया है? सच में ये तो हमने भी नहीं सोचा। दीदी, मेरे पास तरकीब है। नदी का पानी कोई तो इस्तेमाल कर रहा है, हम देखते हैं वो पानी कहाँ जा रहा है। काशी के पीछे चलते हैं। वो पास से लाल फूल उठाकर नदी में प्रवाहित कर देती है और उसका पीछा करती है कि ये फूलों की पंखुड़ियां जा कहाँ रही हैं। तभी सब लोग देखते हैं कि अचानक से फूलों की पंखुड़ियां गायब हो गईं और वो फूलों की पंखुड़ियां एक लालची ठेकेदार के अस्थायी बांध में जा गिरती हैं, जिसने ईंट भट्टे के लिए ज्यादा पानी जमा किया हुआ था। पानी को मिट्टी और पत्थरों से बंद करवाया था। सुरेंद्र, तूने हमसे झूठ बोला कि ये बांध तू हमारे फायदे के लिए बनवा रहा है, हमें तो पता ही नहीं चला, इसकी वजह से ही हमें पानी नहीं मिला। देखा, लालची ठेकेदार की वजह से 2 गांव को पानी के लिए तरसना पड़ गया और सारा पानी खुद गर्मी में इस्तेमाल कर रहा है। इसकी तो अच्छे से मरम्मत होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मुझे तो लगता है लोगों को परेशान किया है तो लोगों को ही सजा देनी चाहिए। कितने जानवर मर गए, पक्षियां परेशान हुई, हमारे बच्चे बीमार हुए, लोग बूंद बूंद के लिए तरस गए। हाँ हाँ, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। बहुएं मुखिया के फोन से वीडियो बनाती हैं और पूरी पब्लिक टूट पड़ती है। ठेकेदार उसके मजदूरों को मारते हैं, जिनसे उनकी हालत बुरी हो जाती है और पंचायत में उसे सजा सुनाई जाती है। दरोगा उसे ले जाता है। तब पांचों बहुएं इकट्ठा होकर, देखिए गांव वालों, अभी आधी समस्या का समाधान हुआ है। दोनों गांव में अभी पानी पहुंचाना बाकी है। उस डैम को हटाना पड़ेगा और जो लाल झाड़ी और मिट्टी से बंद हो गया है उसे भी हमें खुद ही करना होगा और इसमें हमें सबकी मदद लगेगी। तो आप सब तैयार हैं? हाँ बेटिया, हम सब तैयार हैं। हाँ, हम भी तैयार हैं। दोनों गांव के लोग, दोनों बड़ी बहू के पति भी उस अवैध डैम और नाले को, झाड़ियों को हटाने में जुट जाते हैं। पूरे 5 दिन बीत जाते हैं, तब जाकर वो नाला साफ होता है, झाड़ियां हटती हैं और अवैध डैम को भी हटाया जाता है और छोटी नई जल नहर बनाई जाती है जो कुएं तक पहुंचती है। दोनों गांव वाले खुश हो जाते हैं। ये दीदी, हमने कर दिखाया, आखिर गांव में पानी आ ही गया। देखो तो पानी कैसे बह रहा है हमारे गांव में जाने के लिए। ये सब तुम पांचों बहुओं की वजह से हुआ है। सच में अगर तुम लोग नहीं आते तो हमें पता ही नहीं चलता कि बीच में कोई तीसरा पानी का लुत्फ उठा रहा है और हम दोनों मुखिया एक दूसरे के दुश्मन बने रहते। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है हरिराम, आजा गले लग जा। तब दोनों मुखिया गले लगते हैं। गांव वाले ताली बजाते हैं। नई नहर से पानी बहता है और दूसरों के हैंडपंप में पानी आता है। बच्चे नहाने लगते हैं। जब पांचों बहू गांव में वापस लौटती हैं तो गांव वाले गुस्से से उसे देखते हैं। सभी लोग कुएं के पास जमा थे। क्या मिला हमसे झूठा वादा करके? सूखे कुएं में तो कोई पानी ही नहीं है। अरे असल बात तो ये है, ये पांचों बहू इतनी मेहनत करके जो आई हैं, दूसरे गांव के लिए करके आ गई हैं। उधर पानी पहुंचा दिया है इन्होंने, हमें नहीं। अरे तुम पांचों बहू से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ मम्मी चाची, पानी तो यहाँ आया ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? पानी तो आ गया है, हमने खुद बहता हुआ देखा। आप लोग भी तो थे वहाँ पर सब। लगता है अभी भी पानी कहीं ना कहीं से रुक रहा है। कुएं के अंदर जाना ही पड़ेगा। चलो दीदी, अगर कुएं में कुछ अटक रहा है तो उसे भी निकाल देंगे। तुम पांचों पागल मत बनो, कुएं की गहराई अच्छी है, तुम नीचे नहीं जा सकती। मैं यहाँ के मर्दों को भेज देता हूँ। मुकेश, मनोहर, शांतनु, तुम नीचे उतरो। आहा, बड़ा इतने गहरे कुएं में जाकर अपनी जान जोखिम में डालनी है क्या? एकदम से पानी आ गया तो मरती हुई लाश ऊपर आएगी। अरे और क्या, सही बोला मुकेश ने, हम नहीं जा सकते। कुआं देखो तो सही कितना गहरा है, और कोई सांप वगैरह निकल गया तो हमारी तो टैं हो जाएगी, तुम लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा। अरे अरे, कैसे निकम्मे ना मर्द हो, चूड़ियां पहन दो। पांचों बहू ने इस गांव के लिए कितना कुछ किया है, अब इतना सा काम नहीं हो रहा तुम सबसे, और इसमें भी उन्होंने हाँ कर दिया कि वही जाएंगी। तुम गांव वालों को फुर्सत नहीं है उन पांचों बहू को सुनाने से। तुम्हें तो उपकार मानना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। चलो चलो, हम सब चलते हैं।
पांचों बहुएं एक पेड़ में रस्सी बांधकर कुएं की सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे जाती हैं। वहीं गांव वाले आपस में लड़कर आपस में बातें ही कर रहे थे। उन्हें पता नहीं चलता। तब तक सरला आवाज लगाती है तो सब लोग कुएं में झांकने लगते हैं। कुएं की सीढ़ियां फिसलन भरी थी। मीनू का पैर फिसलते ही काशी संभाल लेती है। आराम से दीदी, जोर से। औजार और ये रस्सी पकड़ कर चलो। देखना कुएं के कोपले अभी जो सूखे वो बाद में हरे हो जाएंगे। 5 बहुएं कुएं की गहराई में पहुंच जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि वर्षों पुराना जलधारा के अंदर एक विशाल पीपल का जड़ जाल घुस गया है। तो ये पानी रोक रहा है, अभी निकालते हैं इसे। लेकिन पूरी तरीके से नहीं दीदी, आखिर हमारा कुआं हरा भरा भी तो लगना चाहिए ना, यही इसकी शोभा है। 5 बहू बेहद आराम से थोड़ी बहुत उस पेड़ की जड़ों को काट देती हैं। बाकी जड़ें अभी भी वहीं होती हैं। धीरे धीरे कुएं के अंदर से बुलबुले उठने लगते हैं। पानी का फव्वारा सा ऊपर आने लगता है। कटी हुई जड़ें 5 बहू बाहर ले आती हैं और आसपास कुएं की मिट्टी में दबा देती हैं और पानी डाल देती हैं। धीरे धीरे कुआं भरने लगता है। गांव के लोग खुश हो जाते हैं और झूमने लगते हैं। खुशी के मारे औरतें रोने लगती हैं। देखा तुम सब लोगों ने मेरी बहू को कितना सुना रहे थे और मेरी बहू ने सूखे कुएं को फिर से हरा भरा कर दिया। इस गांव में पानी आ गया, अब पक्षियां फिर से चहचहाने लगी। माफ करना, हमने तुम्हें सुनाया। तुम सबकी मेहनत और एकता की वजह से इस गांव में पानी आ पाया और ये कुआं फिर से भर गया। हाँ रितिका, सलोनी, काशी, सुहानी, मीनू, हमें माफ करना। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कम से कम वो तो पकड़ा गया लालची ठेकेदार, और दूसरे गांव वालों को भी पानी मिल गया, वो भी तो परेशान थे। हाँ बहू, हमारे गांव में पानी आ गया, हमारा कुआं मुस्कुरा रहा है। अब तो हम ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे। दोनों गांव मिलकर कुएं के पास एक पत्थर लगवाते हैं। उस पर लिखा होता है पंचशक्ति कुआं। गांव वाले और मुखिया वहीं मौजूद होते हैं। मुखिया जी, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम 5 बहू ने इतना अच्छा काम किया है, उसके सम्मान में मैंने ये पत्थर लगवाया है। आज से यह कुआं तुम 5 के लिए याद किया जाएगा कि तुमने कैसे 2 गांव की प्यास बुझाई। तुम 5 बहू की शक्ति पर यह नाम आधारित हुआ है। बिल्कुल, हर साल अब जल उत्सव भी मनाया जाएगा और तुम 5 अतिथि होंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आज से गांव में जल रक्षा समिति बनेगी और उसकी अध्यक्ष हमारी 5 बहुएं होंगी। अरे आप दोनों भावुक होकर हमें ज्यादा बड़ा ही दर्जा दे रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया। बेटा, ऐसे अवसर को मना नहीं करते। कुछ सोच समझ कर ही तुम 5 पर भरोसा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सरला जी आपने। गांव में कुएं, तालाब, नालों और वर्षा जल संरक्षण का पूरा काम 5 बहुएं देखेंगी तो हमें भी तसल्ली रहेगी और किसी को परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है, हमें ये मंजूर है, लेकिन आप सबसे एक विनती है। हमारे गांव में काफी ज्यादा सूखा पड़ गया था, अब उसे हरा भरा भी हमें बनाना है। इसीलिए हमारे गांव के सारे बच्चे कुएं के आसपास नए पेड़ पौधे लगाएंगे और बड़े लोग उसमें पानी देंगे। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें माफ करना, उस दिन हमने बहादुरी नहीं दिखाई। शुक्र है, लेकिन आपको शर्मिंदगी तो है। पानी वापस आने के कुछ दिनों बाद 5 बहुएं कुएं के अंदर उतरती हैं। जहां पहले सूखी दरारें थीं, वहां छोटी छोटी हरी खोपलें निकल रही होती हैं। ऐसा लगता है हमारे सूखे कुएं में पानी आ गया, जिंदगी वापस लौट आई। कुएं में पानी आने की वजह से जंगल के पशु वापस आने लगते हैं। उनके पीने के लिए अलग व्यवस्था की गई होती है और कुएं के ऊपर अलग अलग पक्षी भी चहचहा रहे होते हैं। अरे वाह, अब हमारे गांव के पास ये हरियाली कितनी अच्छी लग रही है, और पशु पक्षी भी। दिल खुश हो गया दीदी। तीनों बेटे भी शहर से वापस लौट आते हैं और 5 भाई अपने खेत पर काम भी शुरू कर देते हैं। तब सरला 5 बहू पर फक्र करते हुए, मैंने बहुएं नहीं 5 चलती फिरती नेमतें पाई हैं। मुझे तुम 5 पर बहुत गर्व है। सब बड़ों के प्यार, संस्कार और आशीर्वाद हैं। 5 बहू खुशी से सास के गले लगती हैं। फिर 5 बहू पानी लेने कुएं के पास पहुंचती हैं और देखती हैं कि कभी कुएं की एक पुरानी बेल सूखी हुई थी, जो आज पूरी तरीके से हरी हो गई है और उस पर नई नई पत्तियां भी आ रही हैं। देखो दीदी, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे वो फिर जी उठा। तलोनी इंसान हो या पेड़, उम्मीद का पानी मिलता रहे तो सब जी उठते हैं। सही पकड़ा है। 5 बहू के घर में भी अब खाने पीने की कोई परेशानी नहीं थी। उनकी खेती भी हरी भरी हो गई थी। घर की आर्थिक स्थिति भी सही थी। गांव वाले भी खुश थे। 1 साल बाद कुएं के चारों ओर छोटा सा बगीचा बन जाता है। जहां पहले धूल उड़ती थी, वहां छांव और हरियाली होती है। दोनों गांव मिलकर हरियाली उत्सव मनाते हैं। बहू, जब भी गांव की हरी भरी खूबसूरती और भरे हुए कुएं को देखते हैं तो तुम 5 याद आ जाती हो और तुम्हारा साहस। तुम 5 ने न सिर्फ कुएं में पानी भरा बल्कि गांव की किस्मत भी हरी भरी कर दी। बस कीजिए मुखिया जी, आप हम 5 का कितनी बार शुक्रिया अदा करेंगे। हम भी तो इसी गांव का हिस्सा हैं, हमारा फर्ज बनता है।
अरे बस बच्चों, तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करें कम ही है। इस तरह गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, 5 बहुओं में आपको सबसे समझदार कौन लगी और क्यों? क्या पानी पर किसी एक गांव का हक हो सकता है या ये सबकी साझा जिम्मेदारी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।